पहली बात तो कल्चर मानना नहीं, मराठी भाषा सीखनी नहीं और मराठी भाषा सीखूंगा नहीं, एरोगेंस। तो वी आर अगेंस्ट दैट एरोगेंस। और ये एरोगेंस महाराष्ट्र में नहीं चलेगा कि हमें पावर की जरूरत नहीं है जी। हमें राज साहब हमारे पीछे खड़े हैं, यही हमारी पावर है। हमारे पास जो आता है उसका काम है, ये डेफिनेशन है पावर की हमारे। इसके हिसाब से नए नए डिपार्टमेंट्स आने चाहिए हर एक चीज़ में। अब बाहर के यूनिवर्सिटीज़ में देखिए अलग तरीके के कोर्सेज है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ना सर, पुणे यूनिवर्सिटी जानबूझ के उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम करना चालू है या पता नहीं, क्योंकि पुणे के इर्द गिर्द बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनी है। करप्शन कहाँ करना चाहिए वो भी समझो स्टूडेंट्स और उनका फ्यूचर पर डिपेंड है सर। एक दो लोगों का नाम लेना चाहेंगे आप कैमरा के सामने, मंत्रियों का जो करप्शन में इन्वॉल्व है? बहुत सारे सर, आप देखिए ना, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के जो ओनर है वो उनके स्टाफ को पेमेंट नहीं दे सकते। 6 महीने बाद पेमेंट हो रहा है। और आप उनकी पर्सनल लाइफ अगर आप जाके आप देख लो, हाउ दे आर लिविंग इन देयर पॉश बंगलोज एंड द पॉश कार दे आर यूजिंग। और यहाँ पे स्टाफ आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे आंदोलन कर रहे कि हमारा पेमेंट करो, वहाँ पे स्कूल बस वाले आंदोलन कर रहे कि हमारे अभी पेमेंट नहीं हो सकती। अब सीधा आरोप लगा रहे हैं? सीधा आरोप ना, मैं क्यों, ये क्यों है, ये सीधा ही बोलने वाले लोग चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर फ्रॉम द एमएनएस ओनली। पुणे को एजुकेशन हब माना जाता है। यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो दूसरे राज्य से भी पढ़ने के लिए आते हैं, इसलिए उनकी समस्याएं भी गंभीर हैं। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, ऐसे बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं जो इन समस्याओं को लगातार आवाज देते हैं। इसी मामले में बात करने के लिए आज हमारे साथ मनसे के स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट धनंजय दलवी जी हैं। सर नमस्कार, गेस्ट इन द रूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपसे, आप बहुत लंबे समय से स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाते रहे हैं। आपने आखिर ऐसा क्यों सोचा कि मनसे की तरफ से हम स्टूडेंट्स लोगों के लिए काम करते हैं? एक्चुअली मेरा जब से यहाँ पे मतलब महाराष्ट्र में यूथ में ऐसे है ट्रेंड बहुत सालों से कि जो भी एक यूथ डेवलप हो जाता है, मतलब वो उनके कॉलेज स्कूल के लेवल से जो पॉलिटिक्स में एक रुचि रखता है, तो सबसे पहला फैन वो ठाकरेज का होता है जी। सो उसी दौरान whenever I was in the school, in the college, I was a fan of Honorable बाला साहब ठाकरे, then Honorable राज साहब ठाकरे। सो मैं उनका स्टॉन्च फॉलोअर था, उनका फैन था। जो उनकी एक जो शैली थी, जिस तरीके से वो उनका पॉलिटिक्स करते हैं, तो एज अ यूथ आज भी जब मैं जो भी 16-17 साल का था तभी भी ठाकरेज का फैन हूँ, और आज की उम्र में भी 16-17 साल के जो मुझे लोग मिलते हैं वो भी ठाकरेज का फैन है। तो वो मेरा एक गेटवे पॉइंट था कि उनका काम करने का तरीका, उनके विचार जो महाराष्ट्र और इस देश के बारे में है, हिंदुत्व के बारे में, तो इस विचार से प्रभावित होकर फिर हमने राजनीति में आना सोच लिया। फिर कॉलेज में आई वॉज इन द GS, इंजीनियरिंग की मैंने, तो वाडिया कॉलेज में आई वॉज द जनरल सेक्रेटरी। इसके बाद डायरेक्टली आई ज्वाइन MNS बिकॉज ऑफ द राज साहब ठाकरे, क्योंकि वहाँ पे तब शिवसेना और MNS वॉज द 2 डिफरेंट पार्टीज। सो उसके बाद दिन चालू हो गया, फिर मुझे एक एक मेंटोर मिलते गए। फिर मैंने स्टूडेंट विंग में मेरा फर्स्ट मैंने पद लिया था, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का मैं डेप्यूटी प्रेसिडेंट था। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड, वो जर्नी चालू हो गई। सर हर एक स्टूडेंट का एक सपना होता है कि मुझे पायलट बनना है, मुझे विंग कमांडर बनना है, मुझे आर्मी में जाना है। आपको ये कब लगा कि मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहिए? ऐसा कुछ क्या क्लिक हो गया, क्या स्टोरी है ऐसा इसके पीछे? बिल्कुल, मतलब ये क्योंकि एक अच्छा, मुझे ये बहुत बार पूछते हैं और मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि यार मैं सही कर रहा हूँ या नहीं, बट मुझे बहुत बार ये पूछा जाता है कि इंजीनियरिंग हुआ था, जॉब्स के अच्छे प्लेसमेंट थे जी, और उसके बाद फिर मैंने प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट ऑल्सो। ओके, सो एक प्रोफेशनल करियर भी अच्छा जा सकता था। सो पेरेंट्स की भी ये थी कि, बट नहीं सर, वो जो मेरे में थे कि मैं जो कुछ क्वालिटीज मुझे बचपन से माता पिता से, ईश्वर की कृपा से मुझे जो मिली, आई कैन टॉक वेल, आई कैन कम्युनिकेट वेल, और मुझे इश्यूज के बारे में थोड़ा सा अच्छा ये है, जनरल नॉलेज, हम जो जनरल अवेयरनेस बोलते हैं पब्लिक में जी, तो उसके बारे में मेरी बहुत रुचि थी। तो उसके हिसाब से मैंने बहुत पहले से सोचा था कि अगर कुछ करना है तो आई विल इनटू द पॉलिटिक्स। तो मैंने हमेशा मेरी प्रायोरिटी पॉलिटिक्स रखी, मतलब वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स से रहने दो या फिर मेरी लोकल जो इश्यूज है उसके पर काम करना हो। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने बड़े लीडरों के साथ टाइम बिताया मैंने बहुत, जब भी मैं यंग एज में था तभी जी। सो उनसे भी बहुत कुछ सीखने मिला, बहुत कुछ मेंटोर्स मेरे लाइफ में आए, उन्होंने मुझे अच्छी राह दिखाई।
अच्छी जगह पे उन्होंने अच्छा गाइडेंस किया। तो ये था कि पॉलिटिक्स में आना है, तो पॉलिटिक्स में क्यों आना है, ये दैट वाज आई वाज ये मेरा एक कन्विक्शन है, क्योंकि राइट। मुझे पॉलिटिक्स में मेरे को अगर पैसे कमाने हैं, करियर करना है, एक फेम लेना है, तो आई हैव वन माय इंजीनियरिंग एंड आर्किटेक्चर प्रोफेशन। बट पॉलिटिक्स में आना है क्योंकि कुछ तो मैं चेंज कर सकूं, क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ है कि दिस इज नॉट गोइंग वेल। राइट। भी जो सोसाइटी में चालू है, जो समाज में चालू है, अब स्टूडेंट सेक्टर देख लो या एनी सेक्टर आप देख लो, हर एक जगह इश्यूज है। एक्चुअली लोगों को उनके राइट्स ही पता नहीं आफ्टर द 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। सो दैट इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। सो बहुत कुछ काम करने को है और ये चेंज, ये बदलाव लाना है, ऐसा यूथ को लगना चाहिए। राइट। हमारे राज साहब हमेशा बोलते हैं कि यूथ को ये लगना चाहिए कि ये जो परिस्थिति है, ये जो चित्र है लोगों के सामने, दैट वी कैन चेंज, सो वी वांट टू बी दैट चेंज जो लोगों को अपील हो। तो इसलिए वो मैंने बहुत सेक्रीफाइस किया। इसके लिए मुझे फैमिली ने, फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया कि आप क्योंकि बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है सर। करियर एक जगह पे रहता है, दोनों चीज़ें एक जगह, पॉलिटिक्स एंड करियर आर टू डिफरेंट वेज। सो वो दोनों मिक्सअप करना बहुत ये रहता है। Why you choose मनसे? There are so many parties, कांग्रेस, बीजेपी, एक्चुअली एनसीपी। वही जब भी मन से मैं आना सोचा, मैं वही हम लोग ठाकरे ये ब्रांड के बहुत बड़े शौकीन हैं, ओके। क्योंकि महाराष्ट्र का राजनीति विदाउट ठाकरेस यू कैन नेवर इमेजिन, कहा Right. कभी भी नहीं। देखो प्रबोधनकार ठाकरे जी है, जिन्होंने जब भी संयुक्त महाराष्ट्र की जो मूवमेंट थी उसमें वो बहुत आगे थे। उसके बाद फिर बाला साहब आ गए 1996 से, 1966 से। उसके बाद फिर राज साहब। सो जो है एक जर्नी हमने देखी है, तो एक तो ऐसा ही था कि एक पवार साहब के फॉलोइंग्स और एक ठाकरे साहब की, इसलिए इन दोनों के बीच में राजनीति आती थी। राइट। तो पहले हमें बाला साहब का बहुत बड़ा फैन था बचपन से, जो उनके स्पीचेस थे, उनके जो विचार थे, और उनकी जो एक एग्रेसिव स्टाइल, उनका जो एक पर्सोना है लार्जर जी। देन लाइफ का जी। ऑरा उनका, और वो सेम रेप्लिकेट होता है ऑनरेबल राज साहब में। तो बचपन में जब एमएनएस शिवसेना डिवाइड हो चुकी थी, तब भी मुझे लगा कि जो बाला साहब की लेगेसी हमें, और मुझे नहीं, मतलब मेरे जैसे लाखों लोगों को लगा उस टाइम पे, और ये भी वैसा, बाला साहब की लेगेसी वो है, राज साहब भी कंटिन्यू कर रहे हैं। सो एमएनएस वाज दैट पार्टी ओनली कि जो लोगों के बारे में, जो रूट्स के बारे में बात करे, जो हमारा मराठी प्राइड है, मराठी अस्मिता है, महाराष्ट्र कल्चर है, उसके बारे में बात करने वाली एक ही पार्टी है। सो कोई भी मतलब कॉन्सिक्वेंसेस को ना बिना देखे कि ये बोल के भी क्या कर सकता हूँ, ऐसे राज साहब में कभी नहीं है। राइट। और जो एक रहता है ना कि एज ए यूथ और एक एग्रेशन रहता है कि हमें पावर की जरूरत नहीं है जी। हमें, राज साहब हमारे पीछे खड़े हैं, यही हमारी पावर है। तो ये बाकी किसी पार्टी में नहीं है। और जो राज साहब का जो करिश्मा है, जो एक उनका बोलते हैं जो वलय है उनका, वो बाकी नेताओं में कभी हमको दिखा नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उस नेता के साथ है जिसने उसका एक पॉइंट जो है, पॉइंट ऑफ व्यू है उनका, जो राजनीति का उनका जो विचार है, उन्होंने कभी बदला नहीं है। हमें सक्सेस डिफीट उसके बारे में कभी चिंता नहीं पड़ी। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो बोलते हैं वो करते हैं, और हमेशा रूट्स की बातें करो, अपने स्टेट के बारे में, अपने देश के बारे में एक स्टॉन्च एग्रेसिव भूमिका लो और उसके बारे में इम्प्लीमेंट करो। अब यूथ को प्रेजेंट कर रहे हैं पुणे में, ऐसे बेसिकली क्या समस्याएं हैं कि यूथ की, अगर आप अपने एक्सपीरियंस से देखें पुणे में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जहाँ पे गवर्नमेंट ध्यान नहीं दे रही या ध्यान देने की जरूरत है? पुणे को सर ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है, एंड लिटरली इट इज द ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट, क्योंकि आप अगर पुणे का एजुकेशन हब जब भी डेवलप हो चुका है, उसकी थोड़ी हिस्ट्री जाके आप हमको देखना पड़ेगा कि फ्रॉम द ब्रिटिश एरा, तो बिफोर द ब्रिटिश एरा ऑल्सो, यहाँ पे बहुत सारे एमिनेंस इंस्टीट्यूट एकदम आप जिसको बोले कि बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स है, वो यहाँ पे एस्टेब्लिश की। यहाँ पे बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट, रिफॉर्मिस्ट है, बाल गंगाधर तिलक है, गोपाल कृष्ण गोखले, अगरकर है, चिपळूणकर, ऐसे बहुत लोगों ने यहाँ पे स्कूल्स कॉलेजेस खड़े किए। फर्ग्यूसन कॉलेज आप देख लो, एनडीए देख लो, आप एफएमसी कॉलेज देख लो आर्मी का, एआईटी कॉलेज देख लो आप आर्मी का, आप यहाँ पे सीओईपी है, ऐसे बहुत सारे, आइसर है, ऐसे 100 साल 150 साल पुराने कॉलेजेस यहाँ पे हो गए। तो वो लीगेसी पुणे की एजुकेशन हब की वहाँ से अब तक चालू है। अब तक बहुत सारे एजुकेशनिस्ट ने ये फिर आगे आगे बढ़ा के आज की तारीख में पुणे में मेरे ख्याल से मोर देन 15 लाख स्टूडेंट्स पुणे में आए हैं काम के लिए और सीखने के लिए, देश के पूरे चारों साइड से, अक्रॉस द नेशन, अक्रॉस द स्टेट। सो
अगर इतने सारे लोग एक सिटी में अगर आते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट आते हैं तो उनको एक क्वालिटी एजुकेशन दैट इज नेसेसरी, इसके लिए तो वहाँ पे आते हैं। फिर उनको मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, उनके रहने की जगह अच्छी, उनको एजुकेशन के इसमें उनके जो राइट्स रहते हैं कॉलेज ने उनको देनी चाहिए, स्कॉलरशिप्स हो, फीस के बारे में रिलैक्सेशन हो, फीस के बारे में पूछा जाए। और फिर उसके साथ बाकी एग्जाम्स के इश्यूज है, एग्जाम के रिजल्ट्स के इश्यूज है, उसके बाद जॉब्स है। फिर ये सब एक सपना देख के एक पेरेंट पुणे में भेजता है, या पुणे के लोग फिर यहाँ पे जाते हैं। फिर आने के बाद उसमें हर एक चीज में कुछ ना कुछ पुणे में स्कैम चल रहे हैं। अच्छा, आपके हिसाब से क्या है स्कैम? बिल्कुल, मतलब स्टूडेंट के साथ बहुत स्कैम हो रहा है आजकल। किस तरीके के स्कैम? फॉर एग्जाम्पल आप अगर बोल दे तो एडमिशन स्कैम है। बाहर के स्टेट के लोगों को बोला जाता है कि ये कॉलेज बहुत ही, मतलब उसका एक बड़ा मार्केटिंग बनाया जाता है, उसका पूरा इंस्टाग्राम पेज, ये वो वेबसाइट और ब्रोशर वैसे बनाया जाता है और बताया जाता है कि ये इंस्टीट्यूट बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है। मतलब आपके हिसाब से दिखावा ज्यादा है? दिखावा ज्यादा है, और इंस्टीट्यूट में ना क्वालिटी टीचर्स है, ना क्वालिटी स्टाफ है, ना कुछ एजुकेशन है। अलग नाम पे अलग इंस्टीट्यूट चलाओ, ये नाम पे वो इंस्टीट्यूट चलाओ, फिर वो इंजीनियरिंग की फेक डिग्रीज बेचो, डिप्लोमास की फेक डिग्रीज बेचो, एमबीएस फेक डिग्री बेचो। 7-7, 8-8 लाख रुपीस जो एफआरए ने, फिर रेगुलेशन अथॉरिटी ने जो फीस को सैंक्शन किया उससे 10 गुना ज्यादा फीस चार्ज कर रहे। हॉस्टल्स में भी कमा रहे लोग, मेस में भी कमा रहे लोग। तो ये जो एजुकेशन, जो सेवा क्षेत्र है, उसने आपको प्रॉफिटेरिंग कर दिया, उसका प्रॉफिट बना दिया। तो ये जो चालू है ना, और एक लॉबी है यहाँ पे, वो उसके लिए बहुत काम करती है। तो उसमें स्टूडेंट और पेरेंट, आप देख लो, आप किसी भी पेरेंट को पूछ लो, मैं भी आज एक छोटे बच्चे का बाप हूं, आप किसी भी पेरेंट को पूछ लो, उनके पूरे आमदनी का एक 1/3 पोर्शन वो एजुकेशन में खर्चा हो जाता है आपके बेटे के। मतलब पूरा एक घर का अगर खर्चा, इकोनॉमी अगर एजुकेशन पे डिपेंड है, तो एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी कितनी नेसेसरी है। और वो ट्रांसपेरेंसी आपको मिलेगी नहीं। आप कॉलेज को कभी पूछते हो कि मेरे से इतनी फी क्यों ले रहे हैं आप? कॉलेज को फिर रेगुलेशन अथॉरिटी को बताना जरूरी है कि मेरे पास इतने लाइब्रेरी के, इतने बुक्स है, इतने लैब्स है, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना ये इतना वो है, तो फिर मुझे इतना फीस दो। पर कॉलेजेस अगर 10,000 रुपीज फीस उनको सैंक्शन की, तो वो 50,000 रुपीज ले रहे, कुछ एडॉक कोर्सेज के नाम के, बहुत अलग तरीके के। हर एक किसी एफिलिएशंस नहीं है बहुत सारे कॉलेज को, नैक का सर्टिफिकेशन नहीं है, किसी तरीके का सर्टिफिकेशन नहीं है। तो तभी भी कॉलेज चालू है, क्योंकि अगर लोगों को समझते नहीं मैं किस कॉलेज में दाखिला है, उसका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, वहां पे मुझे जो कुछ बाय लॉ यूनिवर्सिटी यूजीसी के नियमों के तहत, स्टेट गवर्नमेंट के नियमों के तहत, अगर मुझे वहां पे सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है क्या, इसके बारे में जान के बस पुणे में आने, कहाँ पे भी दाखिला लग दे दो। बहुत सारे एजेंट यहाँ पे काम कर रहे जो करोड़ों रुपए कमा रहे स्टूडेंट्स के नाम पे। मैं बोल रहा हूँ मल्टीपल पैरेलल $1 बिलियन इंडस्ट्री में, डॉलर्स में बोलता हूँ, बिलियन तक जा सकता है सर। इतनी पैरेलल इंडस्ट्री चालू है। एक है फीस और नॉर्मल एजुकेशन देना, एक है डोनेशंस, कैपिटेशन फीस एजेंट को। ये बहुत सारे एजेंट्स है जो बहुत बाहर के स्टेट से आए, जो बाहर के स्टेट से क्लासेस से टाइप करके यहाँ पे स्टूडेंट लेके आते और यहाँ पे उनको किसी भी कॉलेज में, मतलब आप देख लो ना मुझे कि इतने टीचर्स सर आते हैं आपको, टीईटी एग्जाम्स वाले टीचर इतने जो कॉलेजेस से ओपन हो चुके हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी उनको जो कॉलेजेस ओपन करने के लिए ऐसे खैरात बांट रही है। इंजीनियरिंग कॉलेज 2 मिलियन सीट्स आर वैकेंट इन अबाउट। इस मुद्दे पर मैं यही बोलना चाहूंगा कि आपकी तरफ से सरकार को क्या कहना है, लाइक सरकार को कहाँ एक्शन लेना चाहिए? सुधरो आप। सरकार ने हमेशा प्रो एजुकेशन और प्रो स्टूडेंट्स देना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट में स्टूडेंट्स के लिए 3 मिनिस्ट्री है। एक शालेय शिक्षण मिनिस्ट्री है जो 1st to 10th तक है, उसके बाद उच्चतर शिक्षण है, जो हायर एजुकेशन वो चंद्रकांत दादा पाटिल साहब है, और उसके बाद एक मेडिकल का एक है, जो मेडिकल साइंस का एक मिनिस्ट्री। सो 3 मिनिस्ट्रीज करके एजुकेशन डिपार्टमेंट। तभी भी ये सब ठीक नहीं हो रहा है। आपको सुधरना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि आपका केंद्र बिंदु जो है वो स्टूडेंट है, वो पेरेंट है। और व्हाई इट इज नेसेसरी, आई टोल्ड यू, बिकॉज एक पूरे फैमिली का इकोनॉमिकल ये उन पे डिपेंड है। तो आपने ऐसे पॉलिसीज इंप्लीमेंट करना चाहिए जो प्रो एजुकेशन हो, प्रो डेवलपमेंट, और पुणे को एक पूरे वर्ल्ड में एजुकेशन कैपिटल, ऐसे कुछ तो ब्रांडिंग होना चाहिए, उसका नाम पुणे का ऐसा आना चाहिए। इसके लिए सब लोगों ने काम करना चाहिए। और मैं जब देख रहा हूँ यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट आए,
आज की गवर्नमेंट, इससे पहले वाली गवर्नमेंट और जोड़ तोड़ वाली गवर्नमेंट, हर एक गवर्नमेंट ने प्रो एजुकेशन के जो माफिया है ना, एजुकेशन के माफिया पुणे में काम कर रहे हैं, उनके लिए ही काम किया है। अभी भी उनके जो जो पॉलिसीज है ना, वो इस जो इंस्टीट्यूट के ओनर्स है, जो खुद को मतलब माफिया की तरह काम कर रहे हैं, उनको फ्री में जगह दे दो, उनकी ये सीट्स अलॉट करो, उनके वो सीट्स अलॉट करो, उनको मैनेजमेंट फीस के लिए ये दे दो, उनके एफआरएज में उनके फीस बढ़ाओ। मतलब इतना ये काम चालू है, और इसमें ना एक अलग तरीके का करप्शन है। करप्शन कहाँ करना चाहिए वो भी समझो, स्टूडेंट्स और उनका फ्यूचर पर डिपेंड है सब। एक दो लोगों का नाम लेना चाहेंगे आप कैमरा के सामने, मंत्रियों का जो करप्शन में इन्वॉल्व है? बहुत सारे सर, आप देखिए ना, सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट के जो ओनर है वो उनके स्टाफ को पेमेंट नहीं दे सकते, 6 महीने बाद पेमेंट हो रहा है। और आप उनकी पर्सनल लाइफ अगर आप जाके आप देख लो, हाउ दे आर लिविंग इन देयर पॉश बंगलोज एंड द पॉश कार दे आर यूजिंग। और यहाँ पे स्टाफ आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे आंदोलन कर रहा है कि हमारा पेमेंट करो, वहाँ पे स्कूल बस वाले आंदोलन कर रहे हैं कि हमारे अभी पेमेंट नहीं हो चुकी। एक इंस्टीट्यूट सिंहगढ़ ऐसी है, MIT इंस्टीट्यूट आप देख लो। आप MIT इंस्टीट्यूट में जाके किसी भी, आप MIT इंस्टीट्यूट में जाने के बाद आपको वहाँ पे पूरे एजेंट्स दिखेंगे। आप सीधा आरोप लगा रहे हैं? सीधा आरोप ना, मैं क्यों, ये क्यों है, ये सीधा ही बोलने वाले लोग चाहिए। दैट्स व्हाई वी आर फ्रॉम द MNS ओनली। हमको किसी के, हमारे हाथ किसी पत्थर के नीचे नहीं है, हम किसी के पास जाते नहीं है कि हमको एडमिशन दे दो, ये करो, नहीं, हमें कुछ किसी भी बात की चिंता नहीं है, बिकॉज दैट्स व्हाट वी आर स्टूडेंट एक्सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन। हमारा केंद्र बिंदु स्टूडेंट है सर। ये लोग नहीं है, ये लोग हमें चला नहीं सकते संस्था चालक। इनको क्या लगा कि ये पार्टी का ये चीफ हो, ये पार्टी का चीफ हो, उनको इनके मुंह पे ये एडमिशन फेंको, उनके मुंह पे एडमिशन फेंको और उनको खरीद लो, तो ये हमारे आगे बोलेगी नहीं, हम बोलेंगे। आपके अभी हमने जो एक फ्रेशर्स पार्टी का पूरा एक भांडाफोड़ कर दिया, उसमें बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स के लोग थे, स्टूडेंट्स थे, VIT के लोग, VIT के थे, सिम्बोसिस के थे, फ्लेम यूनिवर्सिटी के थे, MIT के थे। MIT के तो एक स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्टेड भी कर दिया। पर ऐसे बड़े बड़े नाम है, तो सिर्फ नाम से बड़े, पर वहां पे जाके आपको उन स्टूडेंट से पूछना पड़ेगा। मैं MNS की तरफ से ड्राइव ले रहा हूँ पिछले 4 महीनों से, कॉलेज कैंपस कनेक्ट, where we are all MNS office bearers going in the college directly. We are registering one form. ठीक है, we are taking the feedback from each student की are you getting this kind of facilities, are you getting that kind of facilities, our hostels are okay, mess is okay, the pricing of the menu, is it fine, do you have sanitary vending machines, do you have enough sports infrastructure, do you have enough cultural infrastructure to get promoted, and every हर एक ऐसे 20 पॉइंट्स का हमने एक चेकलिस्ट बनाया। Have you done with Pune University students? पुणे यूनिवर्सिटी? Yes. पुणे, ये कॉलेज कैंपस कनेक्ट? Yes. नहीं, कॉलेज कैंपस कनेक्ट वी आर, अभी तो पुणे यूनिवर्सिटी जस्ट चालू हो चुकी है, तो इसके बाद वी आर डूइंग दैट इन द पुणे यूनिवर्सिटी लार्ज स्केल पे करने वालों में, हर एक सेक्शन में, हर एक जो पुणे यूनिवर्सिटी में सेक्शन है वहां पे भी ये सब जाके करने वाले। अच्छा, पुणे को देखा जाए तो सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी सबसे मेन यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल, नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर स्टडीइंग देयर। बिल्कुल। और अभी हाल ही में क्या, बहुत पहले से ही देखा जा रहा है कि इतने सारे इश्यूज सामने आ रहे हैं, नार्कोटिक्स के केसेस भी आ रहे हैं, श्योर, मोलेस्टेशन के भी केसेस आए हैं, हॉस्टल के भी इश्यूज रहे हैं। इतनी बड़ी अगर ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां पे ऐसे इश्यूज आना निग्लिजेंस सर, और जानबूझ के किया जाए, क्योंकि वही बोल रहा हूँ ना सर, उनका फोकस ही अलग है। आजकल मतलब पुणे यूनिवर्सिटी में जो काम चालू है ना सर, वो एक मैं ये भी एक जिम्मेदारी से बोलता हूँ कि जो सत्ताधारी पक्ष है, उनकी बस वहां पे एक खातिरदारी चालू है पुणे यूनिवर्सिटी में। बस वहां पे जो बैठे हुए लोग हैं पुणे यूनिवर्सिटी में, जो एडमिनिस्ट्रेटर है, बस सत्ताधारी पक्ष ने अपॉइंट किए हुए, तो उनके पॉलिसी के बारे में काम करना, वहां पे भी बहुत ही अलग तरीके का करप्शन वहां पे भी हो रहा है, ये भी हमें जानकारी है। प्रॉब्लम ऐसा है ना सर कि यूनिवर्सिटी को ये देखना चाहिए खुद को कि इतना बड़े पुणे का नाम अगर लेते हैं, इतने स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, तो वेयर वी स्टैंड्स इन द ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, पुणे यूनिवर्सिटी वेयर वी स्टैंड, हाउ मेनी फॉरेन स्टूडेंट्स आर कमिंग हियर, हाउ मेनी रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स आर हैपनिंग, कुछ बड़े इनोवेशंस हो चुके, या कुछ बड़े आपकी इंक्यूबेशन से कुछ स्टार्टअप्स बाहर निकल चुके, व्हाट वी आर गिविंग टू द नेशन एज एन यूनिवर्सिटी, ये किसी ने सोचा है? क्योंकि वहां पे जो काम करने वाले हैं, जो VC है, प्रो VC और सब लोग, दे आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, वी नो दैट, वी आर नॉट अगेंस्ट देयर पर्सन, बिकॉज बहुत ही टैलेंटेड लोग वहां पे एज अ VC, एज अ प्रो VC और बाकी इसमें बैठते हैं, बट
वहां पे बैठने के बाद वो अचानक से चेंज क्यों हो जाता है मुझे पता नहीं चल रहा है। क्योंकि वो अचानक से चेंज होने का रीजन है वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, अननेसेसरी इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट में अगर सीएम के कोई पास वाले या गवर्नमेंट के जो पास वाले लोगों को अगर उन्होंने सीनेट में भेजा, मैनेजमेंट काउंसिल में वो लोग आए, तो वो इनको काम ही नहीं करने देते। राइट। अगर एजुकेशनिस्ट अगर चीफ जगह पे बैठता है तो फिर उनसे रिफॉर्म एक्सपेक्टेड है ना। तो रिफॉर्म नहीं होता है, मतलब क्यों? आज 700 सीआर का करोड़ का बजट है, मोर देन 700 करोड़ पुणे यूनिवर्सिटी का पर ईयर। अब मुझे बताओ 350 एकर्स की पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, बाकी जो कॉलेजेस के एफिलिएशन है, 700 करोड़ कितनी ह्यूज हो गई अमाउंट। और तभी भी परसों ही हॉस्टल्स के लिए लोग वहां पे स्टूडेंट्स ने एजुटेशन किया था। हॉस्टल्स के लिए हॉस्टल्स नहीं है, they are doing we can't provide, only 7,000 to 8,000 people needed hostels in the Pune University, yet the most what we say सबसे रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी जो हम लोग बोलते पुणे की, वहां पे बेसिक है। आज भी आप जाके देख लो, वहां पे दोपहर को 1 बजे बाहर की एक ट्रस्ट है, शंकर महाराज जी की ट्रस्ट है, वहां के लोग खाना देते स्टूडेंट्स को। मेस से खाना मिलता नहीं, जैसा कि आपने बोला, से खाना मिलता नहीं। 4,000 स्टूडेंट हर रोज एक टाइम का खाना वो शंकर महाराज ट्रस्ट वहां पे देती है। और ये यूनिवर्सिटी वाले हंसते हंसते एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो डोंट, उनको समझता नहीं है कि ये अपना, ये तो बेसिक राइट है। हमारे जो नेता है अमित साहब ठाकरे, उन्होंने उनके पॉलिटिकल करियर का सबसे बड़ा मोर्चा, हमने 10,000 प्लस स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा मोर्चा पुणे यूनिवर्सिटी पे लास्ट ईयर निकाला था। उस टाइम पे उन्होंने दिखाया था कि हॉस्टल के जो मेस है वहां पे कॉकरोच है या मतलब जो भी गंदगी है, बेसिक राइट है ना वो, तभी भी आज तक ये पूरा नहीं हो चुका है। जैसा कि आपने बोला, ये कैंटीन के का जो फूड है ये एक बहुत ही बड़ा इशू रहा है एक्चुअली काफी पिछले सालों से। वही बोल, मैं आए दिन कुछ ना कुछ कैंटीन में कैंटीन में तो कैंटीन के बारे में तो हमने भी बहुत बड़ा एक, मतलब कैंटीन का फूड लेके मैं वीसी के पास गया था, वीसी सर के पास, कि आप ये खा के देखो खुद होके। मैंने खुद वो खाया था, मतलब जो रोटी थी ना सर, वो ऐसे दोनों हाथ से तोड़नी पड़ती थी, राइस वॉज पूरा कच्चा। सो ऐसा है। बट आपको लगता है कि कैंटीन जो ऑपरेटर्स हैं इनकी और जो स्टाफ है यूनिवर्सिटी के जो स्टाफ है, इनके बीच में कुछ साठगांठ है या ये कुछ पैसे? नहीं, ऐसा है नहीं वहां पे। बट होता ऐसा है ना कि वो एक है, मतलब टेंडर सिस्टम। मतलब अगर मुझे कैंटीन का टेंडर नहीं मिला तो फिर दूसरा कोई तो आके किसी स्टूडेंट को आगे करके कुछ तो खराब करता है, या फिर मैं ऐसा, वो कैंटीन के ही लोगों में राइवलरी है। जो किसको चलाना है, वो ठेके के ऊपर का वो सब है लफड़ा। बट द प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि उसमें है ना बहुत गरीब लोग, क्योंकि ये हम लोग बोलते हैं ना, ये महाराष्ट्र, पुणे, मुंबई, यहाँ के जो कुछ ये संसाधन है उन पर ज्यादा सबसे पहला हक हमारे मराठी लोगों का है, जो मराठवाड़ा में, विदर्भ में, कोकण में, पश्चिम महाराष्ट्र में, जो गांव-गांव में रहते हैं। तो वो गांव-गांव से लोग हमारी यूनिवर्सिटी में सीखने को आते हैं, बहुत ही गरीब घर से सर आते हैं। तो उनकी बस एक राय है कि हमको एक 20 रुपए 25 रुपए में फुकट, किसको एक भी स्टूडेंट को सर ऐसा नहीं कि मुझे फुकट खिलाओ। सब स्वाभिमानी है सर, मुझे आप लेके चलो वहां पे और मुझे 20 रुपए 30 रुपए में अच्छा खाना दो जिससे मेरा पेट ना दुखे। इतनी बेसिक एक्सपेक्टेशन है सर। और व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्सफोर्ड, कंपेयरिंग इट विद द प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज लाइक एन आईवी लीग, हाउ कैन वी कंपेयर? कहाँ पे है हम लोग? हम बेसिक खाना और रहना नहीं दे सकते स्टूडेंट को, तो एजुकेशन की बात ही अलग है। अभी पुणे यूनिवर्सिटी में वन टाइम सीडैक जो था डिपार्टमेंट, बहुत ही अच्छा डिपार्टमेंट था, बट अभी एआई आ गया है, मशीन लर्निंग है, आप डेटा साइंस है, ऐसे बहुत अलग अलग, क्योंकि जो इंडस्ट्री है ना, टेक्निकल इंडस्ट्री सब बदलती जा रही है। तो इसके हिसाब से नए नए डिपार्टमेंट्स आने चाहिए हर एक चीज में। अब बाहर के यूनिवर्सिटीज में देख लो, अलग तरीके के कोर्सेस है। मुझे ऐसा कभी कभी लगता है ना सर, पुणे यूनिवर्सिटी जानबूझ के उसका जो इम्पोर्टेंस है वो कम करना चालू है या पता नहीं, क्योंकि पुणे के इर्द गिर्द बहुत सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेल्फ फाइनेंस यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बढ़ी है। तो अगर पुणे यूनिवर्सिटी का महत्व कम हो चुका तो ये यूनिवर्सिटी बढ़ेगी। और कुछ ऐसा लॉन्ग टर्म में जाके करने की कुछ गवर्नमेंट की इच्छा है क्या, ऐसा मुझे डाउट आ रहा है, ऐसा हमें लग रहा है। क्योंकि अगर पुणे यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लोगों ने नहीं लिया तो एमआईटी में लोग ले लेंगे, तो डीवाई पाटिल में लोग ले लेंगे, तो भारती में ले लेंगे, तो फ्लेम यूनिवर्सिटी में ले लेंगे, तो सिम्बोसिस में ले लेंगे, तो अजिंक्य डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी है। ऐसा कुछ है, क्योंकि अब देखते ना कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको खराब करो तो बाहर का ट्रांसपोर्ट चलता है।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें मनसे की, ये सर इन फ्यूचर मनसे स्टूडेंट के लिए क्या करना चाहेगी अगर वो सर, पावर में आती है? मन से सर, मन से तो मैं मानता हूँ मन से पावर में है। आज भी हम लोग रास्ते पे पावर में, क्योंकि आज भी मैं आपके माध्यम से भी बोलता हूँ और बहुत आपको स्टूडेंट भी लेकिन बोलेंगे कि रास्ते में पावर होना एक अलग बात है। अगर आप हमारे पास जो आता है उसका काम होता है। ये डेफिनेशन है पावर की हमारे। मैं ऑनरेबल राज साहब की वजह से, ऑनरेबल अमित साहब की वजह से जहाँ पे भी खड़ा रहता हूँ, ये हमारा काम है, जेन्युइन काम है, काम होने वाला है, वो काम करके ही देते हैं हम लोग। वो स्टूडेंट्स की हर एक समस्या, कुछ भी रहने दो। अभी हम गरवारे कॉलेज में, वहाँ पे कल्चरल एक कला मंडल रहता है, वो नहीं था। वहाँ के ही हमारे यूनिट में उसके बारे में 1-2 दिन में बोल दिया, वो हो चुका। कल सिम्बोसिस कॉलेज में एग्जाम थी। सिम्बोसिस कॉलेज वाज कंडक्टिंग वन एग्जाम इन द गणपति जीआर हो के भी एक फोन हमारा गया, ये सत्ता है हमारे लिए सर। वो क्या चाहिए, लाल लाल दीवा, वो गाड़ियों का ताफा, पुलिस, वो ये दैट इज नॉट नेसेसरी। उसकी जरूरत नहीं है। दैट इज नॉट नेसेसरी। नेसेसरी ये है कि हमारे पास जो आते काम लेके, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो। मैंने 3 लगातार सर इसमें 3 मोलेस्टेशन के केस मैंने खुद फाइल किए इंस्टीट्यूट वालों पे। आई एम द वन। ये 6 महीने मेरे को मुझे मिले एज एन प्रेसिडेंट 3 लोगों पे। इतने मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में इतने तरीके का मोलेस्टेशन सर, इतने तरीके हैरेसमेंट स्टूडेंट्स की होती है। तो वी एक्शन में अगर है, हम हमारे काम को अगर रिप्लाई मिल रहा है तो ठीक है, हम हैं सत्ता में। वैसे भी अगर सत्ता में आ गए तो फिर हम लोग काम करेंगे पॉलिसी डिसीजन का, रिफॉर्म का। दूसरा एक इशू है, जैसे बहुत सारे अभी मराठी लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा इशू है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आउट ऑफ महाराष्ट्र से भी आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। उनके लिए मनसे का क्या विचार है? अगर वो मराठी नहीं बोल पा रहे हैं या पढ़ने के लिए आए हैं, कुछ सीखने के लिए महाराष्ट्र में आए हैं, उनको लगता है कि महाराष्ट्र में कुछ अच्छा एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ से हम अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। मैं वही बोल रहा हूँ आपके माध्यम से, वी आर वेलकमिंग देम। हम उनका स्वागत करते हैं, आओ पुणे में सीखो। लेकिन एक डर है, लोगों डर रहता है कभी कभी कहीं ऐसा वही होता है कि जो ऑनरेबल राज साहब हमेशा बोलते हैं, हमारे सम्मान्य राज साहब, उनका एक अलग तरीके का एक पर्सोना ऊपर मीडिया जो है, नॉर्थ की मीडिया, वो दिखाती है कि ये है उत्तर भारतीय, हिंदी भाषा के विरोधी। नहीं, हिंदी भाषा के और उत्तर भारतीयों के विरोध में नहीं है। हम लोग बोल रहे हैं कि यहाँ की कैपेसिटी खत्म हो चुकी है सर, इंफ्रास्ट्रक्चर की, आप वहां पे डेवलप करो, ठीक है। और अगर हिंदी भाषिक कोई स्टूडेंट महाराष्ट्र में आता है, हिंदी भाषिक स्टूडेंट अगर कोई पुणे में आता है, तो दे हैव टू रिस्पेक्ट द लैंग्वेज, राइट, दे हैव टू लर्न द लैंग्वेज। ठीक है, टाइम ले लो, 1 साल 2 साल, बच्चा भी जन्मने के बाद 2 साल में लैंग्वेज सीख लेता है ना, तो 3 साल ले लो आप। तो लैंग्वेज सीख लो, कल्चर सीख लो, यहाँ पे कल्चर को अडेप्ट करो और हमारे साथ घुल मिल जाओ और आराम से, क्योंकि ये इंडिया एक नेशन है। तो मैं दिल्ली आ सकता हूँ, मैं कोटा आ सकता हूँ आईआईटी के लिए। हम लोग, हमारे बहुत सारे लोग महाराष्ट्र के बैंगलोर में, हैदराबाद में जॉब के लिए जाते, चेन्नई में है, तो फॉलोइंग देयर कल्चर ना। यहाँ पे हो रहा है ऐसे ना सर, मैं तुम्हारा कल्चर मानूंगा नहीं और मैं मराठी में बोलूंगा नहीं, और मराठी लोग ऐसे, ये जो है ना, तो पहली बात तो कल्चर मानना नहीं, मराठी भाषा सीखनी नहीं, और मराठी भाषा सीखूंगा नहीं, एरोगेंस। सो वी आर अगेंस्ट दैट एरोगेंस, और ये एरोगेंस महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। उनके और, साथ मारपीट और दूसरी चीज, स्टूडेंट है ना, तो फर्स्ट देयर स्टूडेंट फॉर अस, देन वो महाराष्ट्र के बाहर का या महाराष्ट्र का है, फर्स्ट वो स्टूडेंट है। अगर वो काम लेके आता है कि सर मेरा फीस का इशू है, मुझे ऐसा कॉलेज में प्रॉब्लम होगा, विल रिजॉल्व दैट फर्स्ट, देन विल गो फॉर दैट कि हाँ आप बाहर से हो या महाराष्ट्र से हो। फिर हम लोग, अभी हमने एक प्रोग्राम लिया था सर, दैट वाज वेरी यूनिक प्रोग्राम, मतलब फ्रेंडशिप डे, यहाँ पे फर्ग्यूसन रोड पे गुडलक चौक में। वी टाइड अ फ्रेंडशिप बैंड टू ऑल, जो महाराष्ट्र के बाहर से स्टूडेंट है उनको ही, कम से कम 4-5 हजार स्टूडेंट्स को मैंने फ्रेंडशिप बैंड बांधे, ठीक है। उसका एक हमारा ऐसा मोटो था कि आपको मराठी से फ्रेंडशिप करना है। ओके, लेट्स बी अ फ्रेंड विद द लैंग्वेज मराठी। आप आए हो, सीखो, आप फ्रेंड बनो मराठी के, आप साल लो, टाइम लो, आपको कुछ जरूरत पड़े तो हम अपोज भी किया किसी ने? हाँ, उन स्टूडेंट्स में से किसी ने अपोज नहीं, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं सर। मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ क्षण जिसको राजनीति करनी है ना, वही राज साहब के खिलाफ, वही हमारे खिलाफ कुछ गलत आगे बता रहे हैं, क्योंकि उनको राजनीति करनी है वहां पे जाके। यहाँ पे भी स्टूडेंट बोल रहे किसी को आने से 3000 2000 1000 किलोमीटर से दूर, घर वालों को छोड़ के। मुंबई का भी एक मीरा रोड का बहुत बड़ा मसला था, बिल्कुल मारपीट हुई, मारना पीटना, ये थोड़ा सा समझने में नहीं आता। तो हमारे साहब बोलते हैं आप पहले हाथ जोड़ो फिर हाथ को छोड़ो, तो पहले हाथ तो जोड़ना, हम हमेशा हाथ तो जोड़ने वाले लोग हैं ना। अब
मैं मराठी बोलूंगा नहीं, मैं बोलने वाला नहीं, मराठी लोग ऐसे कैसे सुन के लेंगे सर? मनसे के अलावा अगर आपको किसी और पार्टी से न्योता मिलता है फर्स्ट लव, किसी अच्छे पोजीशन पे, वन लव एंड फर्स्ट लव एंड ओनली लव। और राज साहब हमारे प्यार है, तो मतलब उसमें वही बोल रहा हूँ ना सर, हमने 2012 के बाद हमारी कोई जीत नहीं होगी पुणे में, ना एमएलए इलेक्शंस में, ना एमपी इलेक्शंस में, इसमें कभी भी हमें ऐसे कभी लगा नहीं कि यहाँ पे जाओ वहां पे जाओ। हम लोग देखते हैं, हमें हमको अंदर से भी बुरा लगता है, हर एक को लगता है कि हमारे पार्टी के लोग भी जीते, हमारे भी जीत हो जाए। बट बहुत सारे लोग अभी जो रुके हैं ना यहाँ पे सर, वो एक विचारों पे रुके हैं। जी। और एक अंदर से हमको बिलीव है कि इस महाराष्ट्र को अगर किसी की जरूरत है तो वही राज साहब ठाकरे की है। आप जाके कभी भी देख लो, ही इज द ओनली रियल लीडर। वो है ना, सच बोलता है। वो सब लोग बोलते कि आप आगे जाके, आज अभी राज साहब का किसी का जो स्टेटमेंट है किसी को बुरा लगेगा, पर आगे जाके जैसे अभी रिजर्वेशन की बात चल रही है, मराठा रिजर्वेशन के बारे में बहुत एजिटेशन हो रहा है। लेकिन जैसा आप बोल रहे हैं ये चीजें ठीक है, हाँ जी, ये चीजें सत्ता में क्यों नहीं परिवर्तित हो रही? वही तो इलेक्शन सीट में क्यों नहीं परिवर्तित हो रही? यही बात है कि देखिए, हर एक पार्टी को एक डेवलप करने के लिए एक टाइम लगता है। और हर एक चीज, जैसे 2014 के बाद जैसे मोदी वेव आ गई, तो उसके बाद पूरा पॉलिटिक्स का सिनारियो चेंज हो चुका है। ठीक है, तो एक पार्टी का स्ट्रगल का टाइम थोड़ा हमारा बढ़ा। ठीक है, कुछ कुछ गलतियां पार्टी के मेंबर हमारे लोगों से भी, हमसे भी हुई, क्योंकि जब भी हमारे पास सत्ता थी तभी हम लोग थोड़े से अलग तरीके का हमारा एटीट्यूड था। फिर जाने के बाद हम लोग फिर से अभी लोगों में जाना आना चालू हो चुका। तो एक रहता है ना, एक ट्रायल एंड एरर का प्रोसेस रहता है, थोड़ा सा वही चालू है अभी पार्टी के साथ। और हमको अब विश्वास है महाराष्ट्र की जनता पे, और महाराष्ट्र का जनता का प्यार राज साहब को बहुत मिल रहा है। अभी भी पार्टी बी की कंडीशन आपको, आप एमएलएज में, एमपी नंबर्स में अगर आप गिने तो नहीं, पर आप राज साहब के पीछे कितने लोग खड़े हैं। उन्होंने अगर एक मूवमेंट का आवाज दिया, जैसे मराठी लैंग्वेज के बारे में, मराठी लैंग्वेज हिंदी इंपोजिशन को अपोज करने के बारे में, या फिर आप वो जो मस्जिद के ऊपर जो भोंगा लगता है, जो लाउड स्पीकर लगते हैं, उसके बारे में जो भी मूवमेंट महाराष्ट्र राज साहब एक चालू करते हैं, वो पूरे महाराष्ट्र और देश में फैल जाते हैं। तो ये क्यों होता है? बिकॉज सत्ता हो या सत्ता ना हो, लोग आपके पीछे, लोग आपके बिलीव कर रहे हैं। बस उसको वोटिंग में आना ना आना, उसका टेक्निकलिटी बहुत अलग है। वी आर नॉट गोइंग दैट, क्योंकि अभी बहुत ईवीएम पे भी क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, सब में आ रहे। जैसे राज साहब हमको बोलते कि हमको लोगों ने वोट दिया है, अब तक आया नहीं है। ओके, देखेंगे आगे जाके क्या होता है। एक आखिरी प्रश्न, हाँ श्योर। मनसे की तरफ से और धनंजय की तरफ से स्टूडेंट्स विंग के लिए क्या आह्वान है, या आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं स्टूडेंट्स को एक ही बात मन से और मेरे तरफ से बोलना चाह रहा हूँ कि आप एज ए स्टूडेंट फर्स्ट आपके राइट्स, आप उसके राइट्स को आप समझो। आपको यहाँ पे गवर्नमेंट ने राइट दिया है कि आपको जो एजुकेशन मिल रहा है वो आपको क्वालिटी मिल रहा है, आपके स्टाफ, आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे आप सेटिस्फाइड हो। बहुत स्टूडेंट को राइट्स है, आप उसके बारे में खुद को समझो। और जहां लगे आपको वो फीस के बारे में हो, लोगों को स्टूडेंट्स ने आवाज उठाना, ये जो एक था ना पहले, वो स्टूडेंट्स ने बंद कर दिया है। स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि कहाँ जाए, क्या करे, क्या ऐसे कैसे, नहीं। अगर आपको लग रहा है कि ये फीस ज्यादा है तो आप हमारे पास आओ। आपको लग रहा है कि एडमिशन्स में आपके लिए इनफेयर एडमिशन हो रहे, आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो हमारे पास आ जाओ। आपको लग रहा है कि आपको ये फैसिलिटीज नहीं मिल रही, आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, आपको कल्चरल फैसिलिटीज, वुमेन को सेफ्टी के बारे में, हमारे पास आ जाओ। स्टूडेंट्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए, और हम ये पता लगा के देंगे। और स्टूडेंट्स के राइट्स के लिए हम लास्ट तक झगड़ेंगे, और उसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी ना पड़े, कुछ भी कीमत चुकानी पड़े तो हम लोग चुकाएंगे। बट वी आर विद द स्टूडेंट्स ओनली। और पूरा स्टूडेंट एक्सेंट्रिक पार्टी करके हम लोग काम करेंगे। हमारे अमित साहब के आशीर्वाद से, हम लोग उनके मार्गदर्शन से संगठन भी बहुत बड़े करने वाले। और आई एम वेरी हैप्पी टू से यू दैट कि आप भी कभी जानकर देख लो कि पूरे सिटी में नंबर 1 स्टूडेंट विंग इज द एमएनए स्टूडेंट विंग राइट नाउ। सो यहाँ पे भी गवर्नमेंट, मतलब जो सत्ता में है उनकी भी आप देख लो, हमारी भी आप जाके देख लो, काम देख लो पिछले 6-7 महीनों से। सो वी आर प्राउडली सेइंग दैट कि वी आर द टॉप मोस्ट स्टूडेंट विंग, दैट वी आर वर्किंग फॉर द स्टूडेंट्स ओनली। और ये करते रहेंगे। बस स्टूडेंट्स ने भी हमारे साथ जुड़ना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स शेयर करना चाहिए। ऑलराइट धनंजय जी, थैंक यू सो मच गेस्ट इन द रूम में बात करने के लिए।